हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये देखिए, कक्षा 10 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.3 जो अरिहंत की पुस्तक में है वो हमने पढ़ा के नहीं रखा है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। लगभग पूरी पुस्तक ही ख़त्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं पहले से ही। तो आज हम जो इस एक्सरसाइज को पढ़ाने वाले हैं, बात ये हुई है कि हमसे ये छूट गए थे, नहीं पढ़ाया था हमने। अरिहंत की किताब से हम पढ़ाने वाले हैं, वो छूट गया था। और अभी देखिए, लाइटिंग की व्यवस्था अपने पास उतनी ज़्यादा बेहतर है नहीं, तो थोड़ा सा कम अच्छा मैं दिखाई दे रहा हूँगा, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपको बोर्ड पे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सही हो। मैं दिखाई दूँ या ना दूँ वो बात आई गई रखते हैं भैया, कोई मतलब नहीं है। आइए समझ लेते हैं भाई, चैप्टर कौन सा चल रहा था? द्विघात समीकरण चल रहा था भाई। चैप्टर का नाम है अपना द्विघात समीकरण। आइए समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ऐसा समीकरण, ठीक है, ऐसा समीकरण जिसमें जो चर राशि की अधिकतम घात है वो क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर द्विघात समीकरण के मानक रूप की बात करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। और इस एक्सरसाइज में ख़ास तौर पे जो हमको पढ़ना है वो इसके विविधकर के बारे में है। विविधकर जो जिसे d से रिप्रेजेंट किया जाता है, विविधकर के बारे में। विविधकर क्या होता है? विविधकर देखिए, श्रीधर 4 का फार्मूला जो आपने पढ़ा है, ठीक है, श्रीधरा 4 सूत्र पढ़ के रखा है आपने, जिसे द्विघात सूत्र भी कहा जाता है, जो आपने पढ़ा है, जिसमें है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं b² - 4ac जो दिखाई दे रहा है, यही आपका विविधकर d है, यानी b² - 4ac ही विविधकर d होता है। अब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यही है जो निर्धारित करता है कि आपका जो द्विघात समीकरण का जो मूल होगा वो किस प्रकार का होगा। तो क्या क्या होने वाले हैं वो सारी चीज़ें हम पूरा टेबल हम समझेंगे। फ़िलहाल हम देखते हैं कि विविधकर में जो b² - 4ac है वो है क्या। देखिए, ये जो b² लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे b के स्थान पर जो भी गिनती रहेगी उसकी घातें 2 करेंगे, माइनस लगाएंगे। 4ac का मतलब 4 अपने से लिख लिया, ये लिख लिया 4, a कौन? आगे वाली गिनती, c मतलब पीछे वाली गिनती, इनका लिख लिया, गुणा कर लिया, और उसके बाद b² में से घटा दिया। तो यही अपना विविधकर होता है। इतना समझ में आ जाने के बाद आइए समझते हैं कि क्या क्या इसमें स्थितियां होती हैं जो हमको याद रखनी है कि होने क्या वाला है। देखिए, सबसे पहला प्रकार तो प्रश्न का यही रहेगा कि विविधकर ज्ञात कीजिए, ठीक है। द्विघात समीकरण का विविधकर ज्ञात कीजिए, तो b² - 4ac इसका मान निकाल दिया, हो जाएगा। अब मूलों का निर्धारण करते हैं। देखिए, यहाँ पे d की वैल्यू देखेंगे और यहाँ पे मूलों की प्रकृति देखेंगे, मूलों की प्रकृति, ठीक है, और बातों को समझेंगे। देखें, पहला प्रकार ये होता है कि अगर d का मान बड़ा हो 0 से, d का मान 0 से बड़ा हो, यानी कि b² - 4ac पूरा हल किया, और 0 से बड़ा यानी कि 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4, 5, 6, 7, हज़ार, लाख, करोड़, कुछ भी मिल जाए, लेकिन 0 से बड़ा हो जाए, तब क्या होगा? अब देख रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर है b² - 4ac, यही d की वैल्यू है। ये अगर इसका मान कुछ मिला है और ये अंडर रूट के अंदर है, तो भाई बात समझें कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो, ठीक है, 1 हो जाए, 4, 9, 25, तो वर्गमूल के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। तो ऐसी एक कैटेगरी हो सकती है, और दूसरी ये कैटेगरी होती है जो पूर्ण वर्ग ना हो और वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाए। तब क्या क्या होता है वो देखना है। तो पहली स्थिति यह है कि जो d की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, और साथ ही साथ है कि पूर्ण वर्ग हो, ठीक, ये पूर्ण वर्ग हो। जब ये पूर्ण वर्ग होता है तो अंडर रूट से बाहर निकल जाता है, d के मान जो भी मिलता है वो बाहर निकल आता है, और उसको b में जोड़ा और एक घटाया, तो 2 अलग अलग प्रकार के उत्तर मिलते हैं, यानी जो उत्तर मिलते हैं वो असमान होते हैं, ठीक है, वो
असमान होते हैं। एक बार को जोड़ा फिर घटाया, ठीक है, प्लस माइनस इसीलिए लगा होता है कि एक बार जोड़ करके लेना है, एक बार घटा करके लेना है। तो जब जोड़ा तो दूसरा उत्तर मिला, घटाया तो दूसरा उत्तर मिला, तो दो उत्तर हमको मिल गए जिसको हम असमान उत्तर कहते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पे अंडर रूट दिखाई नहीं देगा क्योंकि अंडर रूट के बाहर आ गया पूर्ण वर्ग होने की वजह से। जब अंडर रूट के बाहर आ गया है और अंडर रूट दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसे में ये परिमेय हो जाता है, ठीक है। अपरिमेय संख्या उन्हीं को कहते हैं जिसके साथ अंडर रूट लगा हो, जिसके साथ अंडर रूट दिखाई ही ना दे, वो क्या होता है, परिमेय होता है। तो इस वजह से इसका जो मूलों की प्रकृति होगी उसमें परिमेय भी लिखा जाएगा, परिमेय लिखा जाएगा। और साथ ही साथ जब इतना सब कुछ हो गया तो ये वास्तविक भी है। देखिए वास्तविक है तो वास्तविक का उल्टा होता है काल्पनिक, काल्पनिक वाली भी स्थिति भी बनेगी, वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा समय लगेगा। अभी तक आप समझिए कि सब कुछ सब वास्तविक चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और स्थिति आ जाती है, डी के मान अगर 0 से बड़ा है पर पूर्ण वर्ग नहीं है वाली स्थिति, ठीक है, नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तब क्या होंगे मूल। अब देखिए भाई, अगर यहाँ पे पूरा हल करने के बाद ये वाला हिस्सा जैसे पूर्ण वर्ग ना मिले, जैसे 4 ना मिल करके 5 मिल गया, 5 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, लेकिन जब अंडर रूट 5 को जोड़ोगे और घटाओगे तब फिर भी 2 आंसर मिलेंगे, ठीक है। एक बार प्लस वाला आंसर मिलेगा, एक बार माइनस वाला मिलेगा। प्लस और माइनस वाला अलग अलग जब मिल रहा है तो इस स्थिति को हम कह सकते हैं कि ये असमान उत्तर दे रहा है, यानी 2 अलग अलग उत्तर दे रहा है। अब सेकंड वाली बात, अंडर रूट तो हटेगा नहीं क्योंकि वर्गमूल के बाहर ये निकल नहीं पा रहा है। जब वर्गमूल के बाहर अंडर रूट के बाहर निकल नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति में से परिमेय ना कह करके अपरिमेय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अपरिमेय कहा जाएगा। और वास्तविक तो ये अभी भी रहेगा, वास्तविक तो ये अभी भी रहेगा, ठीक है भैया, वास्तविक अभी बदलने वाला नहीं है। अब आ जाते हैं डी से बड़ा वाली दोनों स्थितियां ख़त्म हो चुकी हैं। अब डी 0 मतलब 0 के बड़ा वाली स्थितियां हो गई। अब 0 के बराबर अगर डी का वैल्यू मिल जाए तब क्या होगा। मान लीजिए कि डी की वैल्यू 0 के बराबर मिल जाती है, तब जब 0 के बराबर हो गए तो पूर्ण वर्ग पूर्ण ना वर्ग ये सब कुछ होता नहीं, वो कोई कैटेगरी नहीं होती, केवल 0 के बराबर हो गया, यानी कि यहाँ पे मिल गया हमको 0। इस हिस्से के बराबर हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। यहाँ पे 0 मिल गया है तो 0 का वर्गमूल लेंगे 0, और जब 0 मिल जाएगा तो 0 अगर आप जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। 0 को जोड़ने या घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में जो दोनों उत्तर मिलते हैं वो एक ही उत्तर मिलते हैं, समान उत्तर मिलते हैं। इस वजह से मूलों की प्रकृति वाले इस सेक्शन में यहाँ पे असमान की जगह पे समान वाला आ जाएगा उत्तर, ठीक है, समान हो जाएगा। अब दूसरी बात, 0 जब मिल गया है उसका वर्गमूल निकालना, तो 0 मिल गया, अंडर रूट दिखाई नहीं दे रहा है, अंडर रूट वाला निशान अब दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया, और इसका जब वर्गमूल निकाला तो 0 मिल गया। 0 जोड़ना घटाना एक ही बात, मतलब कुछ मतलब नहीं पड़ता है। ऐसे में जब अंडर रूट दिखाई नहीं दे रहा है तो अपरिमेय नहीं, ये परिमेय रहेगा। क्या रहेगा, परिमेय रहेगा। और वास्तविक तो ये रहना ही वाला है, वास्तविक तो ये रहने ही वाला है, वास्तविकता इसकी नहीं गायब हो जाएगी, ठीक। अब लास्ट स्थिति आ जाती है तब जब d का मान 0 से छोटा पड़ जाए, जो d की वैल्यू है वो छोटी हो जाए 0 से, d की वैल्यू छोटी हो जाए 0 से। ऐसे में अंडर रूट के अंदर 0 से छोटे का मतलब होता है -1 प्राप्त होना, -2 -3 -4 -लाख -1000 -करोड़ 100 जो भी हो सब माइनस में रहे। अगर कोई गिनती अंडर रूट के अंदर माइनस में होती है, अगर कोई गिनती अंडर रूट के अंदर माइनस में होती है तो ऐसी संख्या को वास्तविक संख्या नहीं कहा जाता, ये काल्पनिक संख्या होती है। कैसी संख्या होती है भैया, ये काल्पनिक होती है, काल्पनिक होती है। और काल्पनिक संख्याओं में समान, परिमेय, अपरिमेय, असमान कुछ नहीं देखा जाता है, वो बस
काल्पनिक होती है, क्योंकि ये सारे गुण वास्तविक संख्याओं के हैं और काल्पनिक संख्याओं में ये कोई क्वालिटी होती नहीं हैं, वो केवल काल्पनिक होता है और काल्पनिक वाली स्थिति में केवल काल्पनिक लिख दिया जाएगा और कुछ नहीं लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी टेबल समझ में आ गई होगी। अब चलेंगे प्रश्नावली पर। तो अब प्रश्नावली के प्रश्नों को देख लिया जाए। भैया देखो, जो पहला प्रश्न है उसमें कहा गया है, दो बहुविकल्पीय प्रश्न है पहले तो, और दूसरे के बाद उसमें ज़्यादा कुछ डिटेल वाली समझनी बात है नहीं। उसमें बस ये कहा गया कि समीकरण ax² + bx + c के बराबर 0 के संबंध में अशुद्ध कथन कौन सा है, अशुद्ध वाला खोजना है। देखो b² - 4ac छोटा है 0 से लिखा गया है। अगर 0 से छोटा है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि काल्पनिक होंगे। पहले वाले में कहा गया है कि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, अगर 0 से छोटा है तो काल्पनिक वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। ये बिल्कुल सही बात कही जा रही है। दूसरे वाले में देखें b² - 4ac बड़ा है 0 से बड़ा है, तो ऐसे में मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो ये बात तो सही है, मूल वास्तविक भी होंगे और असमान भी होंगे। और तीसरा वाला विकल्प है b² - 4ac बराबर 0 दिया गया है, 0 के बराबर दिया गया है। उसमें कहा गया कि समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे, तो मूल वास्तविक और समान हो ही करते हैं 0 पे। और जो डी वाला विकल्प कहा गया कि b² - 4ac बराबर पूर्ण वर्ग, अगर पूर्ण वर्ग हो तो समीकरण के मूल अपरिमेय होंगे। नहीं, देखो यहाँ पे डी वाला विकल्प गलत होगा, क्योंकि b² - 4ac अगर बराबर है पूर्ण वर्ग, कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ऐसे में परिमेय मिलते हैं, अपरिमेय नहीं मिल पाते हैं। तो डी वाला विकल्प इन्होंने गलत कहा है, बाकी सब तो सही है। अब दूसरे वाले प्रश्न में आ जाते हैं। हालांकि वो भी बहुविकल्पी है, पर उसमें क्या है कि इन्होंने विविधकर ज्ञात करने के लिए बात की है। ठीक है, विविधकर ज्ञात करने की बात की है। तो हम देखिए प्रश्नावली तो यही चल रही है, प्रश्न संख्या 2 पे आ जाते हैं और इसको बाकायदा हम नहीं लिखेंगे, बस समझते हुए चलेंगे। 3x² दिया है और +4x दिया गया है, -5 दिया है, बराबर 0 दिया गया है। तो बच्चे इसके विविधकर को ज्ञात करने की बात की जा रही है। विविधकर कैसे ज्ञात करेंगे, यही अपना d बराबर तो ज्ञात करना है। d बराबर होता है b² - 4ac होता है। अब देखो लंबा सा अगर लिखा जाए तो इसकी तुलना करने पर वगैरह वगैरह बहुत सारी डिटेल्स लिखनी पड़ती है, लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हम समझदार हो चुके हैं। देखो भैया, ये विविधकर ज्ञात करना है, तो विविधकर ज्ञात करने का फार्मूला तो ये है, d बराबर यही निकालना है। अब b² क्या होता है, देखो ये आगे वाला a होता है, बीच वाला b होता है और ये c होता है। लाइन से पढ़ना है a b c। b वाला कितना दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, तो b की जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। घाते 2 लगाएंगे, माइनस है माइनस लगाएंगे। 4 दिखाई दे रहा है, 4 लगाएंगे, a दिखाई दे रहा है तो गुणे का निशान लगा लो। a मतलब आगे वाली गिनती, आगे वाली गिनती 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे। c की जगह 5 है, देखो देखिए ये माइनस में है तो इसे -5 लेंगे। ठीक है, इसे -5 कोष्टक बना देना। 4 का वर्ग यानी 4 चौके 16 होता है, तो 16 लिख लेंगे और इनका गुणा कराना है। ध्यान देना, गुणा कराना है। तो 4 तिहाई 12, 12 पंजे होता है 60। ध्यान देना, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60 होता है। और ये माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है बच्चे। माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अब यहाँ पे इनको जोड़ना है, क्योंकि प्लस हो गया है तो 0 और 6 जुड़ करके 6 हो जाएंगे, 6 और 1 मिलकर के 7 हो जाएंगे। ये हो जाएगा अपना विविधकर का मान। सिंपल, साधारण, आसान। ठीक है, मैथमेटिक्स बहुत ही आसान है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही आसान है। क्या ही दिया गया था, एक सिंपल सा एक इक्वेशन दिया गया था, द्विघात समीकरण दिया गया था। ठीक है, घाते 2 घाते 1 घाते 0 लाइन से लगी हुई है, बहुत सिंपल सी बात है। ये a है, ये b है, ये c है। विविधकर पूछ रहा है d बराबर b² - 4ac, रट डालो। d बराबर b² - 4ac होता है, रट डालो। और देखो भैया b का मान क्या है, 4 है, a का मान कितना है, 3 है, c का मान कितना है, 5 है। रख दिया, गुणा करा दिया और ये 76 मिल गया, 76 मिल गया भैया। अब आपको 76 जब मिल गया है तो अगर ऐसे लगे हाथों, अगर मूलों की प्रकृति आप बता देते हो, तो मज़ा ही आ जाता है। भाई बताओ प्रकृति क्या है। देखिए d का मान जो है वो 76 मिला है, यानी कि d की जो वैल्यू है वो बड़ी है किससे, 0 से। क्या ये पूर्ण वर्ग है, तो ये वो पूर्ण वर्ग, भैया पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। जब पूर्ण वर्ग नहीं होता है तो पहले बात तो अपरिमेय मिलता है। क्या मिलता है, अपरिमेय उत्तर मिलता है। दूसरा असमान तो होता ही है, असमान तो होता है और
वास्तविक भी होता है। तो ये 3 क्वालिटी होती है, प्रकृति होती है इसकी। हालांकि इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछा गया तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप 76 तक पहुंच जाए बस इतना ही पर्याप्त है, लेकिन चूँकि सब कुछ चल रहा है तो ऐसे ही बता देना ठीक था। अगले वाले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो तीसरे वाले प्रश्न में कहा जा रहा है द्विघात समीकरण के विभेदकर ज्ञात कीजिए। तो तीसरे वाले प्रश्न में ऐसे ही सारी चीज़ें होने वाली हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ मुश्किल प्रश्नों के उसके उत्तर दे देने चाहते हैं हम तीसरे वाले प्रश्न में। सभी प्रश्नों को करना उतना ज़्यादा बेहतर तो होगा नहीं, क्योंकि आप भी तो कुछ करो ना यार, आप भी तो कुछ करो। सब कुछ हम ही कर देंगे तो आप क्या करोगे, सब हो जाएगा। ये अंडर रूट वाली बता देते हैं और एक ही वाई वाली बता देते हैं, ठीक है। अंडर रूट वाली बता देते हैं कि वाई वाली बता देते हैं, तीसरे का तीसरा और पांचवा वाला बता देते हैं। बाकी सब अपने से कर लेना, ठीक है। तीसरा प्रश्न चल रहा है। अगर हम इसके थर्ड वाले पार्ट की बात कर लें, जिसमें लिखा है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x माइनस 4 बराबर 0, इसके विविधकर की बात करें तब ज़्यादा बेहतर हमको समझ में आ रहा है कि हम कुछ बता रहे हैं। डी बराबर b² माइनस 4ac, ये हमने लिख दिया विविधकर का फार्मूला, ठीक है। इसके पहले के जो दोनों प्रश्न हैं, पहला मतलब तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, तो वो दोनों कर लेना यार, कर लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। ओके, तो देखो b की जगह देखो ये a है, ये b है, ये c है, ठीक। अब b की जगह ये अपना पार्ट जाएगा, देखो 4 रहेगा, अंडर रूट 3 भी रहेगा और इसका जो माइनस है ये भी रहेगा, घाते 2 लगा लो, ठीक है। घाते 2 लगा लो, कहे कि 2 दिया गया है, माइनस दिया है माइनस लगाओ, 4 दिया है 4 लगाओ, a दिया है 3 लिखो, लेकिन 43 ना बन जाए, गुणे के निशान बनाना, गुणते c मतलब यहाँ पे -4 दिया तो -4 ऐसे लिखना कोष्टक में बंद करके। जब भी कोई माइनस वाली गिनती दिखाई दे उसे फटाक से कोष्टक में बंद कर दो, टेंशन लेने की बात नहीं होगी कभी भी फिर। ओके, वर्ग करते हैं, ध्यान देना भैया, जब भी माइनस वाले चिन्ह को घाते 2 लगाते हैं, वर्ग करते हैं तो वो प्लस में बदल जाता है, ठीक है। वो प्लस में बदल जाता है बिना कुछ सोचे समझे ही। 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौके 16 होता है, गुणते अंडर रूट 3 का वर्ग करना, अंडर रूट 3 का वर्ग करोगे तो 3 ही मिलेगा, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और ध्यान देना अब इनका गुणा कराना है तो 4 चौके 16, 16 दूनी पत्ते, 16 तियाँ 48, या फिर ऐसे कर लो 4 तियाँ 12, 12 चौके 48, कितना मिलेगा, 48। हर हाल में 48 मिलने वाला है। ये माइनस गुणा होकर के प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो 16 32, 16 तियाँ 48, यहाँ 48 हो रहा है और यहाँ पे भी 48 ही है। 48 जोड़ देते हैं, 8 8 16, हंसी लगे 1, 4 4 8 1 9, 96 दिखाई दे रहा है। डी बराबर यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, 96 दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही बात, समझ में आ गई होगी बात। उम्मीद करता हूँ सब कुछ बेहतर रहा होगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कुछ भी मुश्किल बात नहीं है, सब आसानी से और अच्छे तरीके से आ गया है, ठीक है। ओके, कोई समस्या तो नहीं ना भैया, समस्या होनी भी नहीं चाहिए। गणित इतनी आसान है, इतनी अच्छी है कि क्या ही कहें। ओके, चलो ठीक है, बढ़िया, चलो ठीक है, बढ़िया, यही बार बार मैं कहता रहता हूँ और पता नहीं बढ़िया है भी ये नहीं है। चलो लेकिन अब इसको मिटा देते हैं, इसके 5वें वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। काहे लिए इसको देखा जाए, मतलब देख ही लिया जाए। चलो 5वें सवाल में क्या है, 9y² माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। देखो यार, मुझे पता है कि मैं जब छोटा था, हाई स्कूल में था, तब मुझे जब x के बाद x को हमने, चलो मान लिया हम एक्सेप्ट करते हैं कि x आएगा, लेकिन फिर अचानक से y आ जाता था तो डर जाते थे कि ये क्या हो गया। फिर उसके बाद पढ़ते पढ़ते समझ में आया कुछ है नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना उचना है नहीं, इसका विविधकर ही तो निकालना है। x की जगह y लिखा है, देखो भाई मत करो, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो भैया अपना b तो यही बीचवे वाला होगा हर हाल में, ये अपना a है, ये b है, ये c है, बीचे वाला ये -2 अपना b हो गया। इसकी घाते 2, देखो माइनस था तो माइनस लिख लेंगे, घाते 2 लगा लेंगे, माइनस लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। a कौन है अपना, ये है 9, 49 ना बन जाए, संभालो यारो, कहीं 49 ना बन जाए, गुणा लगा दो यारो, यहाँ पे c कितना है, -7 है।
अब यहाँ पे वर्ग करने की बात है, माइनस का वर्ग प्लस होता है 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4। यहाँ पे फिर से माइनस माइनस प्लस, जोर से बोलो, माइनस माइनस प्लस। अब इनका गुणा, 4 9 36। अरे यार 7, इतना पहाड़ हमको आता ही नहीं है, तो और कुछ कर लिया जाए आसान से। 7 चौके 28 9, अरे ये भी नहीं आता है, तो ऐसे करते हैं 9 चौक 36, ये 36 हो गया, गुणते 7, ऐसा कर लेते हैं। भाई हमको ये तो आता ही है। 7 छंग 42 के 2 यहाँ से लगे 4, 7 त्रिक 21, 21 4 25, ठीक है 21 4 25 से तो होता है 25, मतलब 200 पावर आ गया। जोड़ देते हैं, ये जो 4 प्लस हटाओ कोनो काम का नहीं है, ये जो 4 है वो इस 2 में जुड़ जाएगा, हो जाएगा 6, और ये 5 और ये 2, 256 देखने को मिल रहा है। डी बराबर, बढ़िया जवाब है, ठीक है, बढ़िया जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, और बाकी जो छोड़ के रखा है वो भी उम्मीद करते हैं कि आप कर लेंगे, क्योंकि कुछ भी मुश्किल चीज़ हमने नहीं छोड़ा है। अगला वाला चौथी वाले सवाल पे आ जाते हैं। चौथी वाली सवाल जो है ना, वो थोड़ी सी हाँ काम लायक है, काम लायक ही है, लेकिन है किसी काम की नहीं। ऐसा कुछ नहीं है इसके पास जो आप ना कर पाएँ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको गणित पढ़ने के लिए, समझने के लिए बस इतू सा ध्यान देने की ज़रूरत, इतू सा ध्यान दे दोगे तो आ जाएगा। चलो 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 चले मितवा, गाना मैं क्यों गा रहा हूँ। देखो भैया, इसमें कहा गया समीकरण 8x² माइनस kx, के ऐसे लिखा जाता है, kx प्लस 4 बराबर 0। ये तो अपना समीकरण दिया गया है, ये अपना समीकरण दिया गया है। इसका विवितकर दिया गया है, क्या दिया है, विवितकर, विवितकर, ये विवितकर दिया गया है। विवितकर हम कह देते हैं d बराबर 0 दिया गया है, शून्य है, तो उसके मूलों की प्रकृति तथा k का मान ज्ञात कीजिए। देखो भैया, d का मान 0 दिया गया, d का मान 0 दिया गया है पहले ही, तो अगर हम इसके मूलों की प्रकृति की बात कर लेते हैं, इसे ही लगे हाथों बिना कुछ हल किए हुए, d का मान अगर 0 मिल जाता है तो मूलों की प्रकृति ये बताती है कि जो इसके जो मूल होंगे वो पहले बात तो वो समान होंगे। कैसे समान होंगे, जब d का मान 0 हो जाता है तो समान हो जाते हैं। दूसरा, परिमेय होंगे, क्या होंगे, परिमेय होंगे, और वास्तविक तो तय ही है, वास्तविक तो होना ही है इन्हें, ठीक है। ये होता है, ये रटने वाली बात भी है और समझने वाली बात भी है। मैंने आपको जैसे शुरू में समझाया कि आपको कैसे कैसे समझना है, बस हमने वही चीज़ को अपने अंदर उतार लिया है, वही आपको भी अंदर उतारने की बारी है। मतलब अगर जैसे हमने समझा वैसे समझ लोगे तो ये याद रहेगी, कभी भूलोगे नहीं। हमने इसे रटा नहीं, बस इसको समझा है। हर एक चीज़ का तुक बैठाया है और काम हो गया है। जितना तुक बैठाया था वो सारा तुक आपको बताया है, लेकिन अगर आपको फिर से समझ में नहीं आया, फिर भी समझ में नहीं आया, तो दोबारा देख लो यार, वीडियो है, देख ही सकते हो, उसमें समझाने की क्या बात है। चलो आगे बात को बढ़ाते हैं। d का मान 0 है, d का मान 0 है, पहले फार्मूला लिखते हैं। d बराबर b² माइनस 4ac होता है। d के बराबर 0 दिया है, 0 छाप लेते हैं। b की जगह अपना ये k है, b की जगह अपना ये माइनस k है, घाते 2। यक्स मत छुआ देना इसमें, मतलब पता चला यक्स यहाँ पे उठा के रख दो भैया ना, k अकेले आएगा। अरे यार k ऐसे बनाओ, ठीक है, ये हो गया। माइनस लगाओ, 4 लगाओ, a 8, सी अपना ये 4 रहेगा, हो गया। तो ठीक है, यहाँ पे 0 रहने देते हैं, यहाँ पे k² करेंगे तो k² ही रहेगा, ठीक। अरे k बन जा बबुआ, हमने आज तक कभी ढंग से k नहीं बनाया। माइनस इनका गुणा कराएंगे, 4 चौके 16, अरे यार 16 8 हमको नहीं पता है, तो ठीक है कोई बात नहीं, गुणा करा लेते हैं। 4 चौके 16 गुणते 8 कर लेते हैं। 8 छंग 48 का 8 हासिल लगे 4, 8 कम 8 4 12। ओहो, इतना सस्ती सी चीज़ आती है। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। k² को इधर भेज दें कि 128 को इधर भेजें, k² को भेजो यार। k² यहाँ पे प्लस में इधर आके माइनस k² हो जाएगा, माइनस k² हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 128 दिखाई दे रहा है। माइनस से माइनस काट दो तो हमको मिल जाएगा k² बराबर 128 देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मिटाते हैं, इधर की ओर चलते हैं, क्योंकि उम्मीद है कि अब इसके नीचे अब देख नहीं पाओगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ,
नहीं दिखाई दे रहा है यार, दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि नहीं देख पाओगे, इस वजह से मैंने ऐसे कहा। 128 लिख लेते हैं। अच्छा 128 का गुणनखंड कहाँ कर लूँ मैं, कहाँ करूँ? 128 का गुणनखंड 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौकी 8, 64 आ रहा है यार। 8 हटाएं 64 होता है। 8√2 दिखाई दे रहा है आंसर में। एक बार मिला लेते हैं थोड़ा सा यार, वो तो सही है, अपना तो सही है, अपना तो सही है। यहाँ पे प्लस माइनस थोड़ा लगा देते हैं। देखो भैया ये जो 64 मिला है, 2 से काटोगे 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 16 दूनी 32, 2 से काटोगे 8 दूनी 16, 2 से काटोगे 4, 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 1, जोड़ा बना जोड़ा बना जोड़ा बना। हाँ जी, इसका बना 2, इसका बना 2, इसका बना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर रह गया 2, और ये जो अपना प्लस माइनस है वो लगा दो भैया। ये क्या है, ये एक प्रकार से सजावट का सामान है। हालांकि सजावट का सामान नहीं कह सकते हैं, पर वैसे ही है, कोई काम का नहीं रहता, पर ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि +8√2 और -8√2 दोनों ही के मान होंगे। तो 2 उत्तर प्राप्त होते हैं, +8√2 और -8√2। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, मतलब ठीक है। तो इतना हो गया। और प्रकृति तो पहले ही लिख चुके थे, तो उसमें रखा ही क्या है। अच्छा अब 5वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 5वां प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें दिया गया है समीकरण 3x² - 4x + a = 0 का विविधकर 88 है। विविधकर 88, यहाँ पे 88 छापना है। a का मान ज्ञात करना, मूलों की प्रकृति भी नहीं बतानी है, बाकी सब जो देखना है यहाँ से उठा के रखना। d का मान 88 रखना, ठीक है, d का मान 88 रखना। हल करते चले जाना, k का मान या फिर जैसे k का मान निकालना है वैसे a का मान वहाँ पे मिल जाएगा। 5वीं सवाल खुद करो, कर लोगे यार, इतना तो लायक हो चुके हो, नालायक नहीं होगे शायद। 6वां सवाल, इसमें a 2 बार दिखाई दे रहा है, उस a का मान ज्ञात करना है। तो 6वां सवाल बताते हैं। हालांकि उसमें भी कुछ है नहीं, जिन्होंने सिंपल सा गुणा भाग करना सीख लिया है ना, सॉल्व करना थोड़ा बहुत सीख लिया है, उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं होती है। टेंशन उन्हीं को होती है जिन्होंने मैथमेटिक्स में जोड़ घटाना गुणा भाग सही से सीखा नहीं है, वो अंडर रूट को झेल नहीं पाते हैं, ठीक है। जो अंडर रूट को झेल नहीं पाते हैं वही शिकायत करते हैं कि सर मैथमेटिक्स में हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। अच्छा चलेगा कैसे जब आपकी न्यून कमज़ोर है, ठीक है, आपको जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आ रहा है, तो आप कैसे चल पाओगे, कितनी देर तक चल पाओगे। मैथ कोई रटने वाली चीज़ नहीं होती, बहुत छोटी सी बात है, समझने वाली चीज़ होती है। इस पूरी किताब में हर एक चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा हर एक पूरी प्रश्नावली की बात ही छोड़ दो, पूरे अध्याय की बात कर रहा हूँ। यानी जैसे प्रश्नावली 4.3 चल रहा है, तो चौथे पूरे अध्याय में मुश्किल से 2-3 या फिर 4-5 फार्मूले होते हैं। ज़्यादा जिसमें फार्मूले होते हैं उनको और याद करना आसान होता है, समझ लो थोड़ी सी बातें बस बात ख़त्म। और छोटे फार्मूले हैं तो 4-5 फार्मूलों से ज़्यादा रहता नहीं है, सब ख़त्म हो जाता है सिंपल तरीके से। समझने की बात होती है, समझ जाओ बातें ख़त्म। कुछ भी है नहीं ऐसा जो मुश्किल हो इस पूरी प्रश्नावली में या फिर कहीं पूरी मैथ में ही। चलो नेक्स्ट पहुंचते हैं। 6वां सवाल है, समीकरण आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? समीकरण होता है, सादा सा है समीकरण। तो ax² दिया गया है, -8x दिया गया है, प्लस a = 0 दिया गया है। काफ़ी अच्छा दिया गया है। मूल बराबर कहा गया है, मूल बराबर कहा गया है, ठीक है। तो a का मान ज्ञात करना है। भैया ध्यान दो, यदि समीकरण के मूल बराबर हैं तब, या फिर तब नीचे लिख लेते हैं, तब याद रखना d बराबर होगा 0। क्या होगा? d बराबर 0 होगा। मूल बराबर तभी होते हैं जब विविधकर d का मान 0 होता है। ये आपको शुरू में ही बता दिया कि d बराबर जब 0 लिखा था तब लिखा था मूल समान है, उसके अलावा कभी नहीं लिखा गया मूल समान है। मूल समान तभी होंगे मूल बराबर या समान। देखो भैया, मूल बराबर का मतलब हो गया मूल समान।
समान तभी होंगे जब डी का मान 0 के बराबर होगा, यानी कि सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं कि आपके डी की वैल्यू क्या है, 0 है। ये सबसे बढ़िया समझने वाली बात है, बहुत आसान सी बात है, लेकिन बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती। तो सवाल को कैसे लिखना है, समीकरण लिख लिया ये कि यदि समीकरण के मूल समान हैं, यदि द्विघात समीकरण, यहाँ पे द्विघात समीकरण की ढाल देना, यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तब डी बराबर 0 होगा, विविधकर का मान 0 होगा। अब आप रखने की बारी आ जाती है, डी बराबर होता है b² - 4ac, डी का मान यहाँ पे 0 ठेल दो। क्यों यहाँ पे b का मान देखो, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। b का मान -8 दिखाई दे रहा है, खाते 2 लगा देंगे, माइनस लगा देंगे 4। a का मान a ही रखा है और c का मान जो पीछे वाला है वो भी a रखा है। बस हो गया भैया, ख़त्म हो गई बात। यहाँ पे 0 रहने दो, बराबर रहने दो। 8 का वर्ग करेंगे, 8 × 8 = 64 हो रहा है। माइनस का वर्ग जानते ही हो भैया, माइनस की घाते 2 का मतलब प्लस होता है। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करके माइनस छाप देते हैं, ना बबुआ ना, माइनस का वर्ग हो गया प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे a और a का गुणा a² हो जा रहा है, उसके साथ 4 तो रहेगा, माइनस तो रहने ही वाला है। इसका a का मान ज्ञात करना, तो ये माइनस वाला मटेरियल उठा के यहाँ पे कर दो, प्लस हो जाएगा। ये वाला माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। 4a² बराबर 64 देखने को मिलेगा। 4 से उधर भाग करेंगे, a² बराबर 64/4 दिखाई देगा। 4 से काटो, 16 × 4 = 64 होता है ना। 4 × 1 = 4 बचेगा 24, 4 × 24, a² बराबर आपको 16 दिखाई दे रहा है। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? काफ़ी कवर कर रहा है एरिया। ये जो भी सिचुएशन में हमने मोबाइल लटका के रखा है वो काफ़ी एरिया कवर कर रहा है। यहाँ तक तो मुझे लगता था कि इससे ज़्यादा अब नीचे नहीं जा सकता, लेकिन अभी भी दिखाई दे रहा है। तो a² बराबर अगर 16 मिल रहा है तो a बराबर हो जाएगा √16। ध्यान देना बच्चों, एक छोटी सी बात, एकदम छोटी सी बात, जब वर्गमूल लेते हैं, 16 का वर्गमूल ले रहे हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा देना, यानी कि +16 और -16 मतलब √16, ये आपके दोनों ही उत्तर देने लगेंगे, क्योंकि वर्गमूल लेते ही ऐसा हो जाता है। और a बराबर यहाँ पे 4 × 4 = 16 होता है, तो 4 मिल गया, तो ये प्लस माइनस दोनों ही रहेगा, ठीक है। अंडर लेने की वजह से ये प्लस माइनस आता है, किसकी वजह से? ये वर्गमूल लेने की वजह से। अंडर यहाँ पे बना, तुरंत प्लस माइनस लिख देना, ठीक है, प्लस माइनस लिख देना। अब ये उत्तर हो गया। a का मान +-4 मिल गया है, +-4 मिल गया है। और आपको बता दें कि कई जगहों पे प्लस माइनस अंडर लेने के बावजूद नहीं लिखा जाता, क्योंकि वहाँ पे ठीक है, सामान्य रूप से सीधे प्लस वाली गिनती मान ली जाती है कि वो सही है। बाकी आप प्लस माइनस दोनों लिख भी सकते हो, और चाहे तो ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे तो लिखी जानी ही चाहिए, वहाँ पे यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गई बातें, और 7वें वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। 7वें वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है समझते हैं। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो बाबू, वो बात इतनी से है कि विविधकर डी का मान ज्ञात करना, उसके बाद ही मूलों की प्रकृति अपना कुछ जलवा दिखा पाएगी। और पूरी डिटेल्स हमने शुरू में ही बताई, वही डिटेल्स अभी भी काम आएंगी, कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा इस 7वें सवाल के लिए। मूलों की प्रकृति, आप बताइए कि मैं किस सवाल का जवाब दूँ। मुझे बता देना चाहिए लास्ट वाले सवाल, क्योंकि वो मुश्किल सी लग रही है, ठीक, वही वाली लग रही मुश्किल, बाकी आप कर लेना। चलो देखो 7वें का, अच्छा देख लो यार, पहला भी देख लो, पहला देख लो, नहीं रोगे। 2x² दिखाई दे रहा है, -6x दिखाई दे रहा है, +3 दिखाई दे रहा है, बराबर 0 दिखाई दे रहा है। चुपचाप डी का मान निकाला, b² - 4ac। b मतलब बीचे वाली गिनती, ठीक है, a b c, b मतलब बीचे वाली गिनती, -6 रखो, घाते 2 लगाओ, माइनस लगाओ, 4 लगाओ, a लगाओ, a का मतलब आगे वाली गिनती 2 लगाओ, c मतलब पीछे वाली गिनती जो 3 है तो वो लिखो, ठीक है, ऐसे ही लिख लेना है। 6 यहाँ पे 36 हो रहा है, माइनस मत लगाना, प्लस हो गया है। 4 दूनी 8, 8 × 24 होता है, 24 लिख लेना है। और माइनस जो है किसी माइनस के साथ प्लस नहीं हो रहा है तो वो माइनस ही रहेगा, घटाते हैं। 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 मिल गया। डी का मान क्या मिल गया है? 12 मिल गया। ध्यान दो, डी का मान बड़ा है 0 से, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। ध्यान देना भैया, बात को समझ लेना कि ये क्या है। डी का मान 0 से बड़ा है कि नहीं? हाँ है, डी का मान 0 से बड़ा है। क्या ये पूर्ण वर्ग है? या 16, 9, 25 ऐसे कुछ मिल रहा है ना, 12 मिल रहा है। 12 पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। जब पूर्ण वर्ग नहीं हो और पूर्ण वर्ग नहीं हो, तब ऐसे में क्या मिलता है? पहले बात तो असमान तो मिलना तय है,
ठीक है, आसमान मिलेगा और अंडर रूट के अंदर ही गिनती मिलेगी। ठीक है, अंडर रूट के अंदर ही गिनती मिलेगी, तो यहाँ पे अपरिमेय भी है, अपरिमेय भी है और वास्तविक तो है ही है भैया, वास्तविक तो है ही। और मैं आपको बता दूं कि जब दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म में होता है, उसमें भी 3 का एक मतलब यही होता है कि मूलों की प्रकृति आपको बतानी होती है, और यहाँ पे भी मूलों की प्रकृति वाली बतानी है। तो ये जो टेबल है मुझे हाई स्कूल में याद नहीं होती थी, ख़ास तौर से क्योंकि मैं याद करता था, कभी भी जैसे मैंने आपको समझाया है उस तरह कोई समझाने वाला था नहीं। मुझे ये सारी चीज़ें मुझे खुद ब खुद समझ में आई, क्योंकि मुझे जब मुझे पढ़ाना था तो मुझे समझाना था चीज़ों को कि कैसे मैं समझाऊं। तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद एनालाइज कर ली जाती है। मैथमेटिक्स इतनी आसान होती ही है कि चीज़ें समझ में आती रहती हैं, और नहीं आती तो उनको कुछ जोड़ लिया जाता है, जुड़ जाती हैं। तो सीक्वेंस ये सारी चीज़ें कैसे याद की जाती हैं आपको पहले ही समझाया है, वीडियो पीछे करके फिर से देख लेना अगर ना समझ में आया हो तो। फ़िलहाल बात को आगे बढ़ाएंगे कि पहला वाला सवाल तो हो गया, दूसरा तीसरा खुद करना भैया, मैं नहीं बताने वाला हूँ, चौथे वाला मैं बता देता हूँ। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा भी कहता है कि सर जी रुक जाया कीजिए, मुझे उतारने का समय नहीं मिलता है। बबुआ ऐसा बात तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चल रहा है रिकॉर्डेड। तो ऐसे में आपके साथ क्या होगा कि आपको वीडियो को पॉज करके आगे कॉपी में उतार लेना चाहिए। खैर, बात को आगे बढ़ाना है यार, ऐसा रुकना थोड़ी ना है। एक्स स्क्वायर दिया है, माइनस एक्स दिया गया, प्लस 1 दिया है, बराबर 0 दिया गया है। डी का मान निकालना शुरू करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं। मूलों की प्रकृति हमको ज्ञात करनी है। बी मतलब बीच वाली गिनती। ध्यान से देखेंगे बच्चे, बहुत से बच्चे से गलती कर देते हैं, ऐसे एक्स लिख देते हैं, घाते 2 लगा देते हैं। ना बाबा ना, ऐसा ना होगा। ठीक है, इसके साथ जो गिनती होती है वो हमको लिखना है। x के साथ 1 है और इस x के साथ भी 1 है, और यहाँ पे तो 1 है ही। तो ऐसे में ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा, और b की वैल्यू जो दिखाई दे रही है वो -1 दिखाई दे रही है। x इसमें बिल्कुल भी नहीं लिखा जाएगा, उसकी घाते 2 हो गई, -4 लिख दिया। a का मान 1 होता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। c का मान भी 1 है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने सारी चीज़ें लिख दी हैं। -1 का वर्ग करने पर +1 मिलता है, बहुत अच्छी बात है। और यह गुणा करते हैं, 4 एकम 4 एकम 4, 4 ही मिलेगा, लेकिन इसके साथ माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। 1 में से 4 घटाने पर -3 मिलता है, ये हमको पता है। ठीक है, ये हमको पता है। और यहाँ पे अब समझेंगे, d का मान -3 मिल रहा है। d का मान क्या है? -3 मिल रहा है, तो हमको समझ में आता है d का मान छोटा हो गया है 0 से। d का मान -3 मिल रहा है, इसका मतलब हो गया d का मान छोटा हो गया है 0 से। जब बेचारा छोटा हो गया है 0 से, तब मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, जिसको कुछ लोग वास्तविक नहीं भी कहते हैं। हम यहाँ पे काल्पनिक लिख करके काम चला लेंगे। ठीक है, काल्पनिक लिख करके काम चला लेंगे, चलाना ही चाहिए, तो चल भी जाएगा। ठीक है, चलने दीजिए, चल रहा है। ओके, आगे भैया देखिए, 8वां सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि समीकरण x² - 3x + 4 के मूल वास्तविक नहीं है। क्या कह रहे हैं कि मूल वास्तविक नहीं है। अब यही वाला सेम सिचुएशन लगानी है, कुछ है नहीं 8वें सवाल में, डराने के लिए उसको अलग से दे दिया गया है। शब्दों का खेला खेल रहे हैं। ठीक है, शब्दों का खेला खेल रहे हैं, उसमें है कुछ नहीं। 8वें सवाल में देखा जाए तो है कुछ नहीं। इसमें समीकरण क्या दिया गया है? समीकरण दिया गया है x² - 3x और +4 = 0 लिखा गया है। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि समीकरण के मूल क्या है? वास्तविक नहीं है। बबुआ वास्तविक कैसे नहीं है, ये ज्ञात करने के लिए d का मान निकालेंगे, b² - 4ac करेंगे। b का मान कितना दिखाई दे रहा है? ये -3 दिखाई दे रहा है। अब तक तो सीख ही चुके होंगे, इसकी घाते 2 लगानी है, माइनस लगाना है, 4 लगाना है। a मतलब आगे वाली गिनती, x मत उतार देना भैया, इसके साथ 1 रहता है, उस 1 को उतारना, 1 लिखते नहीं यहाँ पे। c मतलब पाछे वाली गिनती जो 4 दिखाई दे रहे हैं वो उतार लेना। ठीक है, -3 का वर्ग करेंगे, -3 का वर्ग 3 3 का 9 लिखो, माइनस नहीं लिखा जाएगा। और यहाँ पे 4 चौके 16 का नाम 16 हो रहा है और माइनस लग जाएगा। 9 में से 16 घटाएंगे, 9 में से 16 घटा दो भैया, 16 में से 9 ही घटाएंगे। अल्टीमेटली भैया 16 में से 9 ही घटाएंगे, हमको 7 ही मिलेगा, लेकिन
चूँकि 9 में से 16 घटा रहे हैं इसलिए ये माइनस में मिलेगा, या फिर ऐसा कह रहे हो कि 16 बढ़ा इसके आगे वाला चिन्ह यहाँ पे लगा दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा घटाना समझेंगे, एक गिनती प्लस में एक गिनती माइनस में, एक गिनती प्लस में एक गिनती माइनस में हो तो सीधे सीधे घटा देते हैं, बड़ी वाली गिनती में से छोटी वाली गिनती घटा देते हैं। घटाने के बाद 16 में से 9 घटाना है 7 मिल गया है। बड़ी गिनती कौन सी है? 16 है, 16 के आगे माइनस है, माइनस यहाँ पे लगा देंगे। डी का मान हमको -7 देखने को मिल रहा है। चूँकि डी का मान छोटा है 0 से, चूँकि डी का मान छोटा है 0 से, चूँकि डी का मान छोटा है 0 से, इसलिए सिद्ध होता है कि समीकरण के मूल, इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक या फिर कह रहे हैं वास्तविक नहीं होते हैं ना, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे भैया। ऐसा हो गया, ये सिद्ध हो गया भैया। 4 लाइन लिखा गिन करके सिद्ध हो गया, बस इतना सा सिद्ध करना है और कुछ है नहीं। 9वीं सवाल थोड़ी सी मुश्किल दिखाई दे रही है क्योंकि उसमें बटे का निशान लगा है, लेकिन है कुछ नहीं। सच्ची बताएं, कुछ नहीं है बबुआ, कुछ भी नहीं है। किसी भी सवाल में कुछ नहीं होता है, कुछ होता ही नहीं है। बस थोड़ा सा देखने के क्षमता होनी चाहिए, दम होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, बस थोड़ा सा करेज होना चाहिए। सब कुछ आसान है, करना चाहोगे तो सब मिल जाएगा। गणित बहुत आसान है। ठीक, आओ बबुआ देख लेते हैं 9 नंबर सवाल, आओ देख लेते हैं। समीकरण कितना दिया गया है? सिद्ध कीजिए कि समीकरण दिया गया 3/4x² माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0। इस समीकरण के 2 वास्तविक मूल हैं तथा इन मूलों को ज्ञात कीजिए। 2 वास्तविक मूल हैं, इन मूलों के ज्ञात कीजिए। इस सवाल को लगाने के 2 तरीके। पहला तरीका ये है कि ऐसे ही इस सवाल को लगा दिया जाए। दूसरा तरीका ये है कि 4 से गुणा कर दिया जाए। ऐसा भैया देखो, दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर होगा क्या? 4 से गुणा, देखो भैया ये जो अपना पास 4 गुणते ये 3/4x² है, इसमें 4 से जब गुणा करेंगे 4 से 4 कट जाएगा। यही काटने के लिए ही सब में 4 से गुणा कर रहे हैं भैया। एक चीज़ का निपटारा करने के लिए सब में 4 बढ़ा रहे हैं, मतलब ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे 4 से गुणा हो रहा है 8x हो रहा है, प्लस 3 गुणते, सॉरी यहाँ पे गुणते 4 गुणते 3 लिखते हैं, ज़्यादा बेहतर लगेगा। 0 में 4 से गुणा करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो 0 ही रहेगा। यहाँ पे 4 कट गया है, अब 4 मत लिखना, 3x² अकेले लिखना, 3x² अकेले लिखना, माइनस 8 चौके 32, 4 8 32x और यहाँ पे 4 तिहाई 12 प्लस 12 बराबर 0 हो गया। ऐसा करना ज़रूरी था ताकि चीज़ें आसान हो जाएं और सुंदर दिखाई दें। ठीक, सुंदर दिखाई दें। समीकरण इतना प्राप्त हो गया है। समीकरण के डी की वैल्यू निकालते हैं। डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। डी की वैल्यू निकालते हैं। बी का मान अपना ये -32 है, -32 है, घाते 2 लगा दिया, माइनस लगा दिया, 4 लगा दिया, ए का मान अपना 3 है, लगा दिया, और सी का मान तो अपना यहाँ पे 12 दिखाई दे रहा है, लगा दिया। बस इतना सा लगाना था, लगा दिया। लगाने के बाद इस 32 का वर्ग हमसे ना होता, इस 32 का वर्ग हमसे ना होता तो हम 32 गुणते यहाँ पे 32 लिखते हैं, 32 गुणते यहाँ पे 32 लिखते हैं। हालांकि माइनस का वर्ग करने पर प्लस हो जाएगा, तो उसकी हमको चिंता नहीं है। 32 के गुणा हमारे चिंता का विषय है। तो गुणा करते हैं, 2 दूनिया 4 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 3 दूनिया 6 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 4 हो गया, 6 12 हो गया, यहाँ पे जुड़ गया 1024 हमको देखने को मिल रहा है। 1024 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गुणा कराएंगे, 4 तिहाई 12 हो रहा है, 12 बरम में 144, 4 तिहाई 12, 12 बरम में 144, 144 ये रटी हुई गिनती है, इस वजह से हमको आ गए। 4 तिहाई 12, 12 बरम में 144 हो गया। घटा लेते हैं, 4 में से 4 गया 0, हाँ 2 में से इतना 4 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, 8 4 12 होता है, यहाँ पे बचा गया 9, 9 में से 1 गया 8, 888 डी की वैल्यू देखने को मिल जा रही है। 888 डी की वैल्यू देखने को मिल जा रही है। यहाँ पे चूँकि डी की वैल्यू ग्रेटर दैन 0, 0 से बड़ी है, डी की वैल्यू 0 से बड़ी है। और क्या है भैया, 0 से बड़ी है पर पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसे में इसलिए जो समीकरण के मूल हैं, समीकरण के
मूल अपने मिल रहे हैं वो कैसे होंगे, पहले तो असमान होंगे। क्या होंगे, असमान होंगे, अपरिमेय होंगे भैया, अपरिमेय होंगे, असमान अपरिमेय तथा वास्तविक हैं, वास्तविक हैं। ऐसी हो गई है बात। लेकिन थोड़ी सी बातें और बता देते हैं, थोड़ी सी बातें और क्या बता देते हैं, सवाल थोड़ा देख लेते हैं। सवाल में कुछ चीज़ें और भी पूछा था भैया कि इसके दो मूल से देखिए, जिसके दो वास्तविक मूल हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे वास्तविक है ना, सिद्ध हो गया। ठीक है, वास्तविक लिख दिया, सिद्ध हो गया। इन मूलों को ज्ञात करना है। मूलों को ज्ञात करने के लिए हमको देखो फार्मूला पता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये पता है। इसी पे अपने जो है प्राप्त होंगे मूल। तो मूल ज्ञात करने के लिए पहले माइनस लगा लेते हैं। b का मान जो हमने यहाँ पे देखा था -32 है, -32 धर देते हैं कोष्टक में बंद करके, प्लस माइनस लगा देते हैं अंडर रूट। यहाँ पे ध्यान देना भैया, पूरा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरी चीज़ें वहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है। हमको नहीं मन कर रहा है, हम यही रख देंगे 880। इतनी मेहनत से निकाला किस बात के लिए है भैया, हाँ, दोबारा वही चीज़ करने के लिए। और a का मान अपना 3 है, वो रख देते हैं यहाँ पे 3। ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो +32 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, इसका गुणनखंड कर देने की आवश्यकता आन पड़ी है भैया। नीचे वाला थोड़ा 3 दूनी या 6 पहले लिख लेते हैं, फिर इसका अपना गुणनखंड करते रहेंगे। 880 दिखाई दे रहा है, 4 से काट देखिए, 2 से काटे, छोड़ जाने 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे, फिर से 2 0 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे 1 0 मिल जाएगा। अब ये किससे कटेगा, ये 5 दूनिया 10 हो रहा है ना, 2 से ही काट लेते हैं पहले। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो जा रहा है, और 5 से काटने पर 11 मिल जा रहा है, 11 से काटने पर 1 मिल जा रहा है। जोड़ा बन रहा है 2 का, जोड़ा बन रहा है 2 का, इससे मिल जाएगा 2, इससे मिल जाएगा 2, 2 दूनिया 4 हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर 11 पचे 55 रह जाएगा, 11 पचे 55 रह जाएगा, पूरा 55 रह जाएगा। अब ध्यान देंगे, एक छोटी सी बात, यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है, क्योंकि 2 नीचे से भी कट रहा है, इसी वजह से 2, हालांकि 4 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन 2 ही कॉमन लो भैया। 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 16 बच जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी यहाँ पे 2 अंडर रूट 55 देखने को मिलेगा, और बटे के बटे यहाँ पे 6 है। 2 से ये 3 कट 6 कट जा रहा है, 3 मिल जा रहा है, और काट नहीं सकता था, नहीं तो 2 और कॉमन ले लेते, और कॉमन ले लेते, नहीं कट रहा था, इस वजह से नहीं लिया। और आपको दिखाई भी तो दे ही रहा है, लास्ट लाइन लिखने की बारी आ चुकी है, और बस लिख देते हैं 16 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 55 बटे 3 लिख देते हैं। ये आंसर हो जाएगा, ये आपके मूल हो जाएंगे। थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, पर मानो कि अच्छा है, मानो कि अच्छा है, और 55 दिखाई दे रहा है ना, अंडर रूट के अंदर है, ठीक, ओके। तो बस यहीं पर ये बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। 10वें सवाल पे आ जाते हैं। क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। मूल बराबर वाले यार अपनी वही बात हो चुकी है, जैसे 6वीं वाली सवाल हमने बताई थी, वही से ही कर लेना, बिल्कुल 6वीं वाली सवाल के जैसा ही है। अगर कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात होती है, नहीं कर पाते हो तो कमेंट करके बता देना भैया, मैं बता दूंगा किसी और एक सिंगल वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर 10वीं वाली सवाल का। लेकिन ये 6वीं सवाल के जैसा ही है, जैसे 6वीं सवाल में ए और ए पीछे दिया गया था, आगे दिया गया था, वैसे ही के और के आगे पीछे दिया गया है। जैसे 6वीं सवाल चली थी वैसे ही ये 10वीं सवाल भी चलेगी, खुद कर लेना। और जैसे 6वीं सवाल में मूल बराबर कह रहा था, वैसे ही 10वीं सवाल में मूल बराबर कह रहा है, कर लेना। डी का मान 0 हो जाएगा, ठीक है, 10वीं सवाल के लिए डी का मान 0 हो जाएगा, कर लेना यार, सब कर लेना, ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूँ कर लोगे। और ये मिटाते मिटाते कुछ ज़्यादा ही काला हो गया है, और मुझे लगता है कि एक ब्रेक लेकर के इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेना चाहिए। ओके दोस्तों, तो 10वीं सवाल आप कर लेंगे, और 11वीं सवाल पे आ जाते हैं। 11वीं सवाल में भी मूल 2 बराबर मूल हो, नहीं वही बात हो रही है, वही सेम सिचुएशन जो 10वीं सवाल में चल रही है। अगर वो कर लिया तो ये भी कर लोगे। मैं 11वीं के दूसरी सवाल बता देना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे कोष्टक वाला एक निशान दिया गया है, वो थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है, लेकिन चीज़ें बहुत आसान है, सिंपल है, कुछ है नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है। लिखा है kx, कोष्टक में लिखा है x - 2, बढ़िया बात है,
और लिखा है +6 बराबर 0। अब देखो भैया यहाँ पे दिया गया है मूल बराबर है, क्या है, चूँकि समीकरण के मूल बराबर हैं या समान हैं, इसलिए d बराबर 0 होगा। लेकिन हमको पहले समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व कर लेना था यार। इसको मिटाते हैं, इसको तो बाद में लिखेंगे, छोड़ो, इसको लिखने की भी क्या ज़रूरत है, ऐसा लिखा जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सॉल्व करने के बाद kx से गुणा कराएंगे तो kx² मिलेगा, इसमें गुणा कराएंगे तो -2kx मिलेगा और +6 बराबर 0 दिखाई देगा। अब देखो ध्यान दो, ये a बराबर k अकेले हो रहा है, b बराबर -2k हो रहा है, -2k, b बराबर हो रहा है, c बराबर हो रहा है 6, इतना ध्यान देना। अब d का मान हमने बता दिया कि 0 होगा, वही जो लाइन भी मिटा दी वही सेम चीज़ यहाँ पे छापना होगा, लिखना पड़ेगा। तो आ जाते हैं d बराबर b² -4ac देखने के लिए। d का मान हमने कहा कि 0 रखना है, चूँकि मूल बराबर हैं, मूल बराबर है इस वजह से। अब b का मान हमने बताया कि यहाँ पे -2k जो दिखाई दे रहा है, -2k जो दिखाई दे रहा है उसी को रखो, घाते 2 लगाओ, माइनस लगाओ, 4 लगाओ। a का मान अपना k दिखाई दे रहा है और c का मान पीछे वाला अपना 6 दिखाई दे रहा है, ये हमने रख दिया। ये थोड़ा सा k अच्छा बन जाए तो ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। यहाँ पे 0 लगा दिया, इसका वर्ग करने पर 2 का वर्ग करने पर 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग करने पर 4 हो जाएगा और k का वर्ग करने पर k² दिखाई देगा। और यहाँ पे यहाँ पे गुणे का निशान लगाना था, 6 चौके 24 करना था, 24k दिखाई देगा, 24k दिखाई देगा। अब क्या करें, अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज देते हैं, उसको उधर भेज देते, किधर भेज देते हैं, तो इसको इधर भेज देते हैं। यहाँ पे -4k² बराबर -24k दिखाई दे रहा है। अच्छा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा। अच्छा, k² से k काट देते हैं, कट जाएगा। और यहाँ पे k बराबर 6 के लिए दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा ही काट दिया ना, ध्यान दो। क्या कर रहे हैं, इस 4k को इधर भेज रहे हैं तो -k² हो जा रहा है, उधर -24k है, इस माइनस से माइनस काट देंगे, 4 छंग 24 कर देंगे, 2 k इसके पास, 1 k इसके पास, एक ही वाला k कट जाएगा, यहाँ पे 1 k बचेगा और उधर 6 बचेगा, सीधा सीधा के लिए 6 कहेंगे, ठीक है, सीधा सीधा 6 कहेंगे, k का मान 6 मिल गया है। तो 11वें का जो आंसर हो गया दूसरे वाले का 6 हो गया, तो ये हो गई बात ख़त्म। अब 12वीं वाले सवाल पे आ जाते हैं। चलो यार 12वीं सवाल देख लेते हैं, ये लास्ट सवाल रहने वाली है इस प्रश्नावली की, और जो सवाल हमने छोड़ी हैं वो निपटा लेना भैया और हो जाएगा सब ख़त्म, ठीक। चलो 12वीं सवाल कर लेते हैं। 12वीं सवाल में समीकरण दिया गया है, समीकरण दिया गया है कितना, 2x² प्लस kx प्लस 4 बराबर 0 दिया गया है और इसके मूल दिए गए हैं भैया। क्या दिया गया है, मूल दिया गया है 2। ये जो मूल दिया गया है वो x बराबर 2 होगा। क्या होगा, मूल जो दिया गया है वो x बराबर 2 होगा, यहीं पे रख देते हैं, x की जगह पे 2 रख देते हैं, ठीक है। तो 2 होगा समीकरण में, ऐसा लिख देते हैं, समीकरण में x बराबर 2 रखने पर रख देते हैं तो क्या होगा कि हमको k का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 रखा, x का मान यहाँ पे 2 रखा, घाते 2 हो गया, प्लस k रखा, गुणते 2 हो गया, प्लस 4 रखा, बराबर 0 हो गया। 2 का वर्ग देखिए, 2 गुणते 2 का वर्ग यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2k हो रहा है, 2k देखने को मिल रहा है, प्लस 4 हो रहा है, बराबर 0। सियाही भी ख़त्म हो गई है। 4 दूनिया 8 होने वाला है, प्लस यहाँ पे 2k हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है, बराबर 0 हो रहा है। 8 4 12 करने वाले हैं, लाइट चली गई, ओके, दिखाई भी नहीं दे रहा। तो दोस्तों अब लाइट आ चुकी है और चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। 8 4 12 हो रहा है भैया, यहाँ पे 12 प्लस 2k बराबर 0 हो रहा है, 12 को उधर भेज दो, 2k बराबर -12 हो रहा है, 2 से काट दो, 12 को 6 मिल जाएगा। k बराबर क्या दिखाई दे रहा है, -6 दिखाई दे रहा है। k बराबर जब 6 दिखाई दे रहा है उसके बाद इस समीकरण को रखो, तब समीकरण, ठीक है भैया, समीकरण जहाँ पे k दिखाई दे रहा है वहीं पे ये -6 उठा के रखेंगे। 2x² प्लस k की जगह पे -6 रखा,
x प्लस 4 बराबर 0 दिखाई देगा और यहाँ पे 2x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 हो रहा है। मन कहे तो 2 से भाग कर दो, मन कहे तो 2 से भाग कर दो ताकि ये और छोटा हो जाए। कर देते हैं 2 से भाग। 2 से भाग करने पर यहाँ पे x² मिलेगा, यहाँ पे 3x मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। और एक मूल तो आपको 2 मिला था, दूसरा मूल क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, वो भी ज्ञात कर लेते हैं। गुणनखंड विधि लगाएंगे और गुणनखंड विधि से लगा करके हो जाएगा तो सिरधर 4 भी लगा सकते हैं। तो जो मन कहे सो लगा, सिरधर 4 लगा लेते हैं भैया। x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a कर लेते हैं। माइनस लगा देते हैं, b की जगह पे -3 दिखाई दे रहा है, रख लेते हैं। प्लस माइनस लगा के अंडर रूट लगा लेते हैं। b² यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4 मतलब 4 हो गया। a मतलब x मत लिख देना, 1 होता है, x² के साथ 1 है वो 1 लिखा जाएगा। c मतलब 2 दिखाई दे रहा है, बटे 2a हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 3 हो रहा है, प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, -3 का वर्ग प्लस 9 हो जाएगा। और 4 दूनिया 8, यहाँ पे -8 देखने को मिल रहा है, बटे 2a का मान रखना था जो कि 1 है। ठीक है, तो 2 एकम 2 देखने को मिल जाता है। तो 3 प्लस माइनस √1 बटे 2 देखने को मिल रहा है। 3 प्लस माइनस √1 बटे 2 और यहाँ पे 3 और प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 बटे 2 हो जाएगा। और एक बार प्लस लेंगे, ठीक है, एक बार प्लस लेंगे। कहाँ पे ले लें, जगह मुझे कम लग रही है, यहीं पे ले लेते हैं, यहाँ पे काम चला लेते हैं हटका करके। तो x बराबर इतना मिल चुका है। हम यहाँ पे लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, भाई वहाँ पे पर है, अपन पर परा देते हैं। आ जाते हैं 3 + 1/2 करेंगे, 4/2 हो रहा है, काटने पे 2 मिल जा रहा है। x का मान 2 वो दिया गया था। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या होगा, x बराबर 3 - 1/2 और यहाँ पे 2/2 हो रहा है, कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 कह दोगे। तो x का दूसरा जो वैल्यू है, दूसरा जो मूल है, दूसरा मूल जो हमें चाहिए था 1 है। ऐसा आंसर में मिल जाएगा, ऐसा आंसर में मिल जाएगा। उम्मीद है सब कुछ समझ में आ चुका होगा। और ये प्रश्नावली जैसा कि ख़त्म हो चुकी है, उस प्रकार से अब देखा जाए तो हमने काफ़ी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर ली है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको मन में रह गया है जो आपको ना समझ में आ रहा है, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे यहीं पर, लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं और गणित को आसान बना रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर करें, ये सब ज़रूर कर दिया करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।